पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हैं हम उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ। देहरादून से समय की बड़ी खबर आ रही है जो सबसे पहले आपको बताएंगे। भोगपुर थानों के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 10,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसकी मुठभेड़ हुई है। अपहरण के मामले में ये आरोपी था। मुस्तकिम फरार है फिलहाल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रानी पोखरी क्षेत्र में हो रही चेकिंग को देखते हुए ये आरोपी जो है ये फरार हो गया यहाँ से। पुलिस के द्वारा संदिग्ध बदमाश का पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने 315 बोर का तमंचा बरामद कर लिया है। हल्द्वानी हिंसा का ये चौथा दिन आप कहिए जिसमें पुलिस जुटी है आरोपियों की धरपकड़ में। देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की खोजबीन जारी है। 19 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। बनभूलपुरा के साथ आमी कैंट में जारी रहेगा कर्फ्यू। तो कई जगहों से कर्फ्यू हटाया गया है लेकिन अब भी कई जगहों पर कर्फ्यू है क्योंकि अभी मुख्य आरोपी जो हल्द्वानी हिंसा का है वो फरार है। उसको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल बदमाश पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब पुलिस के हत्थे हैं। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। भोगपुर थानों के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है जहां से 10,000 रुपए का इनामी बदमाश जो है वो धर दबोचा गया है। हल्द्वानी हिंसा का चौथा दिन है। पुलिस जुटी है आरोपियों की धरपकड़ में। देर रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब भी कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक खोजबीन इसकी की जा रही है। 19 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। बनभूलपुरा के साथ आर्मी कैंट में ये कर्फ्यू जारी रहेगा। वर्कशॉप लाइन, तिकोनिया, तिनपानी, गोलापार बाईपास में कर्फ्यू जारी रहने वाला है। कालाडूंगी रोड, रामपुर रोड, तिकोनिया से ऊपर नैनीताल रोड में नहीं रहेगा कर्फ्यू। कुछ इलाकों में थोड़ी ढील दी गई है लेकिन अब भी मुख्य इलाके जहां पर छानबीन की जा रही है मुख्य आरोपी हल्द्वानी हिंसा के उसको पकड़ने के लिए कर्फ्यू अब भी जारी है। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन जारी है। 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक मुख्य आरोपी जो है अब्दुल मलिक जिसका नाम है वो अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में यूएपीए एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं। अब तक अरशद, अयूब, जिशान को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के 19 नामजद और 5,000 अज्ञात लोगों को अब तक आरोपी बनाया गया है। 3 केस दर्ज हुए हैं और पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों संदिग्धों की पहचान हुई जा रही है। किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा जिस पर आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना था। हल्द्वानी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। पूरी तरह जो है हल्द्वानी पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है और जो अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी तमाम उत्तराखंड पुलिस की पीएसी है इसके द्वारा लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, गश्त ये सब लगातार की जा रही है। कर्फ्यू जो है अभी भी बना हुआ है। हालांकि थोड़ा कर्फ्यू में अभी जो बनफुलपुरा क्षेत्र के बाहर है कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है तो थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो है स्थिति को सामान्य बनाई जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो है वो धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुनहगारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि भविष्य में याद रखी जाएगी। सीएम धामी कहते हैं कि सारे नुकसान की पाई वसूलेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी
बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। तो हल्द्वानी में हिंसा किसकी गलती से हुई, इसकी जांच कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। कांग्रेस का सवाल है कि अगर पहले से हिंसा की आशंका थी तो फिर सवाल प्रशासन पर ही उठते हैं। कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने गवर्नर से मिलकर डीएम एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। क्या हल्द्वानी की हिंसा को टाला जा सकता था? जब पुलिस प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि दूसरी तरफ से हमला हो सकता है, तो प्रशासन ने शहर को दंगे की आग में झुलसाने का प्लान क्यों बनाया? क्या नैनीताल के डीएम, एसएसपी, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? हल्द्वानी हिंसा की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंपे जाने के बाद ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में बताना है कि हल्द्वानी हिंसा का गुनहगार कौन है। शनिवार को विपक्षी दल के नेताओं ने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा और नैनीताल के डीएम और कप्तान को सस्पेंड करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में पब्लिक और प्रशासन का झगड़ा था, जिसे गलत तरीके से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बताया जा रहा है। जिनकी वजह से चूक हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मांग की है कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा था। प्रशासन की चूक की वजह से सारी कार्रवाई हुई है और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। एक ऐसा अधिकारी जो वहाँ तहसीलदार भी रहता है, एसडीएम भी रहता है, विभिन्न पदों में 16 साल से काबिज है, वो इसको लीड कर रहा था। 9 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर भी उसी से कार्रवाई कराई गई। आप कह रहे सुनियोजित था, प्री प्लान था, तो आपने तो सूचना दी नहीं थी किसी को ध्वस्तीकरण की, तो प्री प्लान कैसे था? तो साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है। और प्री प्लान था तो आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, आपके एलआईयू का फेलियर है, आपके प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा फेलियर है। आपने ड्रोन उड़ा के पहले क्यों व्यवस्था चेक नहीं करी? आपने ड्रोन उड़ा के क्यों नहीं देखा कि अगर प्री प्लान्ड है? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हिंसा के मैं बिल्कुल कठोर तरीके से खिलाफ हूं। हल्द्वानी में जांच से पहले बहस इस बात पर शुरू हो चुकी है कि हिंसा हादसा थी या सोची समझी साजिश। कांग्रेस इसे जानबूझकर सांप्रदायिक करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए और जांच को लेकर मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। जो हमारी मातृशक्ति थी, पुलिस की जो महिलाएं थी, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने वार किया, कुल मिलाकर के ठीक नहीं है और ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए, उन्होंने संज्ञान लिया है और कांग्रेस इसमें राजनीति न करे और राजनीति करने से बाज आए। हल्द्वानी हिंसा का सच 15 दिन बाद मजिस्ट्रेट जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ी है कि हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने का काम किसने किया, प्रशासन ने या फिर माहौल बिगाड़ने वालों ने। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे वीरेंद्र की तरफ। वीरेंद्र, सबसे पहले आपसे इस समय के हालात जानना चाहेंगे। आज चौथा दिन कहेंगे हल्द्वानी हिंसा का, इस समय स्थिति कैसी बनी है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ जगहों से कर्फ्यू हटाया गया है, थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कर्फ्यू बरकरार रहेगा। देखिए कंचन, जो वनफूलपुरा वाला इलाका है वहां पर अभी भी कर्फ्यू लागू है, धारा 144 लागू है और उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। और जो जितनी भी गलियां वहां जाती हैं या जो आने जाने के रास्ते हैं उन पर पूरी भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है। और इसके अलावा जो एसएसबी है, आईटीबीपी है, उसको भी लगाया गया है। रात में कार्रवाई की जा रही है, जो दंगई थे उनकी पहचान की जा रही है और जो इस तरह के आरोप में शामिल हैं उनको पकड़ा जा रहा है। हालांकि 19 लोग अभी तक नामजद हैं और 5000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे इन सब पर की जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि जो रोडवेज वाला इलाका है वहां से जो कालाढूंगी की तरफ का एरिया है पूरा, वहां पर कर्फ्यू थोड़ा हटा दिया गया है, वहां ढील दी गई है और इंटरनेट सेवा को भी धीरे धीरे करके बहाल किया जा रहा है। और जो वनफूलपुरा वाला इलाका है वहां पर अभी कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक,
उसकी धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। और साथ में ही जो अब्दुल मलिक पर आरोप है कि उसी ने ही ये सारी जमीनें बेची हैं, स्टाम्प पेपर में किस तरह से उसने लोगों को ये जमीनें बेची थी, और बड़े भूमाफिया के तौर पर अब्दुल मलिक की पहचान भी की जा रही है। सारे रिकॉर्ड तलाशे जा रहे हैं, आखिर किन कारणों से, कैसे अब्दुल मलिक ने पूरे इलाके में जो बगीचा था, मलिक का बगीचा था, उसके आसपास की जमीनें बेची, किस तरह से उसने पूरा कारोबार खड़ा किया। अब्दुल मलिक मुख्य आरोपी है और इसी को प्रशासन कर रहा है। भी जगह जगह पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। और अभी फिलहाल जो बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, लेकिन हमने देखा कि बीती रात भी अभी मुठभेड़ हुई है और बदमाशों को पकड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए क्या वहां फोर्स की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अलग से प्लानिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है ताकि ये मुख्य आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? पुलिस लगातार इस धरपकड़ कर रही है कि जो अब्दुल मलिक है, हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी, उसको किस तरह से पकड़ा जाए। हालांकि दिल्ली में उसके रहने की या उसकी मौजूदगी तय हुई है, लेकिन पुलिस भी लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है। जहां जहां पर अब्दुल मलिक होने की संभावनाएं हैं, उन इलाकों में पुलिस जा रही है। लेकिन अब तक पुलिस के हत्थे अब्दुल मलिक नहीं चढ़ा है। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी में हिंसा हुई, पूरा बनफूलपुरा थाना को फूंक दिया गया, पेट्रोल बम डाले गए, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, तो इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। जांच कुमाऊं कमिश्नर को इस पूरे मामले पर करनी है और सारी चीजों को लेकर सरकार भी सख्त है। मुख्यमंत्री धामी जब खुद यहां पर आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था जिन घरों से पत्थर चलाए गए हैं उन घरों पर भी। जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हालात फिलहाल हल्द्वानी में सामान्य बने हैं, लेकिन अब आपको आगे बढ़ते देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर देर रात IAS और PCS ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। IAS आनंद बर्धन और अपर मुख्य सचिव कार्मिक और सतर्कता का एडिशनल चार्ज, IAS रवेश कुमार सुधांशु को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री व राजस्व की जिम्मेदारी, IAS शैलेश बगोली अब सचिव गृह व कारागार की भी जिम्मेदारी देखेंगे। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा बदलाव आप कहेंगे, जिसमें IAS सचिन कुर्वे का नाम भी शामिल है। सचिन कुर्वे को भी हटाया गया है और अब सचिन राजस्व का प्रभार देखने जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव होंगे महावीर सिंह चौहान। PCS अभिषेक त्रिपाठी अब टिहरी के CDO होंगे। पंकज कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पंकज कुमार उपाध्याय को दिया गया है ADM उधम सिंह नगर का चार्ज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। यहां पर मातृशक्ति आजीविका महोत्सव में उन्होंने पहुंचकर उद्घाटन किया। अल्मोड़ा जिले में 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। अल्मोड़ा के हवालबाग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई। CM धामी स्टॉल पर पहुंचे, सिलबट्टे पर नमक भी पीसा। CM धामी ने लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को जीत का आशीर्वाद देने की प्रदेशवासियों से अपील की। इससे पहले अल्मोड़ा शहर में CM धामी ने रोड शो किया। पटाल बाजार में आपने देखा रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सांसद अजय टमटा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे थे। आज का महोत्सव ये हमारी जो मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के उत्थान का एक महोत्सव है। उनको आगे लाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों, इस निमित्त पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं। छापेमारी के बाद शनिवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पार्टी ऑफिस में नजर आए। शनिवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा लोकसभा चुनाव के लिए देहरादून में थी। हरक सिंह रावत भी मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में कई बार वो देख चुके हैं, कई बार ऐसे हालात वो झेल चुके हैं, सब कुछ सामने है। हरक सिंह ने कहा कि मैं किसी सीट से दावेदार नहीं हूं, लेकिन पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। कि भाई मैं खुद पे दावेदार नहीं हूँ, पार्टी लड़ाना चाहेगी तो मैं पार्टी का आदेश का सम्मान करूंगा और वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
पार्टी लड़ाएगी, आज भी लड़ूंगा, लेकिन अगर ये पार्टी को तय करना है कि वो किसको चुनाव लड़ाए। उत्तराखंड में सरकार का बुलडोजर अब उन अवैध मदरसों पर चलेगा जो बिना रजिस्ट्रेशन के कब्जाई गई जमीनों पर चल रहे हैं। हल्द्वानी दंगे के बाद अब सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 3000 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर कहीं मजार तो कहीं मस्जिद बनाई गई थी, जिन पर पिछले 1 साल में सरकार का बुलडोजर चल चुका है। हल्द्वानी में भी अवैध रूप से चल रहे मदरसे पर सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद हिंसा हुई। ऐसे में सरकार ने अब प्रदेश भर के ऐसे मदरसों पर कार्रवाई का मन बनाया है जहां सरकारी लैंड पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के तमाम मदारिस के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो मदरसे अवैध चल रहे हैं वो उन्हें मदरसा बोर्ड में पंजीकृत कराएं। कब्जा करके और मदरसे चलाना जो पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये दुखद है और आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से इस पे पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी की घटना के बाद सरकार सख्ती के मूड में है और जल्द ही इसका नतीजा भी सामने नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विधायकों, पूर्व विधायकों, सीनियर नेताओं, जिलाध्यक्षों से बातचीत करेंगी। शैलजा कुमारी पार्टी के नेताओं का मूड भापेंगी। शनिवार को प्रदेश प्रभारी ने विधायकों से एक एक करके मुलाकात की, प्रदेश में पार्टी के हाल और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की। इसके बाद पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की गई, बातचीत की गई। ये सिलसिला चलता रहा। विधायक और पूर्व विधायक ने इसे चुनाव को लेकर सही पहल बताया, क्योंकि एक एक करके सबकी बात सुनी जा रही है। शैलजा की तरफ से रविवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, जिलाध्यक्षों और AICC मेंबर से बात करने जा रही है। है सभी लोगों से, सीनियर नेताओं से, हमारे पदाधिकारी हैं और सबसे बात करेंगे। सब अपनी अपनी बात रखें। यहाँ का क्या हालात हैं, राजनीतिक हालात क्या है, राज्य के हालात क्या हैं, अपनी पार्टी के बारे में, आगे आने वाले चुनाव के बारे में तो सारी बातचीत आराम से करेंगे। 2 दिन है। से विधायक प्रत्याशियों से, पूर्व सांसदों से, हमारे PCC के मेंबरों से, AICC के मेंबर से, जिला अध्यक्ष से और जो पंचायत के पदाधिकारी उन सबसे मुलाकात करेंगी। उनका 2 दिन का कार्यक्रम और ठीक है, चुनाव से पहले ये सब होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। जितने भी नेतागण क्षेत्रों से आए हैं, जब उनकी 1 by 1 बात होगी तो निश्चित रूप से वो उस नई ऊर्जा से भरेंगे, नई जानकारियों से भरेंगे। उनका वो मनोबल भी बढ़ेगा। जनरल मीटिंग में तो कुछ लोगों को मौका मिलता है बोलने का, कुछ लोगों को नहीं मिलता। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में आवाजाही आसान बनाने के लिए हेली सर्विस शुरू होने जा रही है। हेली सर्विस के जरिए जहां कम खर्चे में मैदान को सीधा पहाड़ों से जोड़ा जाएगा, तो वहीं सैलानियों की राह आसान होने से पर्यटन कारोबार भी परवान चढ़ेगा। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए 2 फरवरी से ही प्लेन सर्विस शुरू हो चुकी है, लेकिन अब कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू होने जा रही है। पहले चरण में हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी के साथ ही चंपावत को भी हेली सर्विस से जोड़ा जाना है। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए सफल ट्रायल लैंडिंग भी हो चुकी है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में हेली सर्विस शुरू करने का जिम्मा हेरिटेज एविएशन को दिया गया है। हेरिटेज एविएशन का 7 सीटर चॉपर इस रूट पर हर दिन 2 चक्कर लगाएगा। दोनों जगह सर्वे में उनके कोई पॉइंट्स नहीं है, उनको ये दोनों जगह अप्रोप्रिएट पाई हैं और इस तरह से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही यहाँ पर हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सर्विस शुरू होने से जहां पहाड़ का सफर आसान होगा, वहीं पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। असल में पर्यटन नगरी मुनस्यारी को हेली सेवा का सबसे ज्यादा फायदा होगा।
बेपनाह खूबसूरती में लिपटे मुनस्यारी जाने की तमन्ना हर किसी सैलानी की होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाली रोड काफी खतरों से भरी है। तो ऐसे में मुनस्यारी को हेली सर्विस से जोड़े जाने पर जहाँ सैलानियों की बल्ले बल्ले होगी, वहीं पर्यटन कारोबार को भी आसानी से 4 चांद लग सकेंगे। पहले फेज की हेली सर्विस 14 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। बड़ी खुशी है और आशा भी है कि ये नियमित ये हेली सेवा चले, जिससे प्लेन से जो पहाड़ों को जो पर्यटकों का आने का जो सिलसिला कम है, वो इस हेली सेवा के चलने से वो पर्यटक उनकी आवाजाही में बढ़ोतरी होगी और ये नियमित चले, जिससे हमारे पहाड़ को एक पर्यटक के तौर पर यहाँ आवाजाही भी बढ़ सके। हेरिटेज एविएशन ने जहाँ हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपए तय किया, वहीं पिथौरागढ़ पहुँचने के लिए एक यात्री को 3000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि मुनस्यारी के लिए ये किराया बढ़कर 3500 रुपए हो जाएगा। अल्मोड़ा और बागेश्वर में हेलीपैड का काम पूरा होने पर इन जिलों को भी हेली सर्विस से जोड़ने की प्लानिंग हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।